आप सभी बच्चों के लिए जो जो जिस जिस बोर्ड से हैं उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 80 से 90% केवल ये सीरीज आपको तैयार करा देगा। जितना क्वेश्चन हम यहाँ पे बता रहे हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट इसकी थ्योरी है। पत्र और अंश इन दोनों में अंतर क्या है। एसएम शुक्ला सीरीज में जितनी भी बातों को हम लेकर के चलते हैं सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। विजय सर आ गए आपके पास। हम लोग का जो एसएम शुक्ला सीरीज चल रहा था उसमें अभी तक कंपनी खाते अंश इस चैप्टर को हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को थ्योरी वाले देखते हुए समाप्त कर लिया। आज की इस वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर यानी कंपनी खाते ऋण पत्र उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो सभी की सभी थ्योरी को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और बढ़िया तरीके से जो है आप लोगों को इसमें बोला क्या जाता है। हमने हमेशा क्या बोलते हैं कि ये सीरीज आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताया कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन और आंसर है वो सब आपको याद होने चाहिए। या तो यहाँ के नोट से याद कर लीजिए या इससे सिंपल अगर आपको कुछ और समझ में आता है और कहीं का लैंग्वेज में है तो वहां से याद करिए। लेकिन ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर याद होने चाहिए। यहाँ पे जो नोट्स देते हैं उसमें हम ज्यादा डिटेल में जाते हैं। अगर आपको थोड़ा शॉर्ट में लिखना है, वैसे तो बोर्ड में तो ज्यादा अच्छे से ही लिखना पड़ेगा जो यूपी बोर्ड के है, ठीक है, क्योंकि एसएम शुक्ला यूपी बोर्ड की किताब है तो हम ज्यादातर यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जो बिहार बोर्ड वाले हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट में आंसर लिखते हैं। तो बिहार बोर्ड वाले इन्हीं सब क्वेश्चन को याद तो करिएगा लेकिन थोड़े से कम शब्दों में याद करिएगा। लेकिन आप सभी बच्चों के लिए जो जो जिस जिस बोर्ड से हैं उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे तरीके से एकदम इस सीरीज को फॉलो कीजिए। कहां से? पहले वीडियो से लेकर के अभी तक के सारे वीडियो तक आपको बकायदे इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को अच्छे तरीके से देखना है, समझना है और याद कर जाना है। तो देखिएगा अपने बोर्ड में अपने अंदर आप कितना बढ़िया नंबर ले आते हैं। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आता रहेगा, आपको थ्योरी में कहीं भी फंसा हुआ महसूस नहीं होगा, ठीक है। 80 से 90% केवल ये सीरीज आपको तैयार करा देगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा कुछ और चीजों के लिए। जैसे कुछ थ्योरी ऐसे भी होते हैं जो न्यूमेरिकल बेसिस होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए अगर आप थोड़े मोड़े प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा पेपर और आप 100 में से 100 भी क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार हम शुरुआत में आपको ये बताते चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। देखो भाई, आज हम लोग जो देखने वाले हैं उससे पहले बात कर लेते हैं पिछले क्लास में हम लोगों ने किस किस चीजों को देखा था। तो पिछले इस सीरीज की वीडियो में हम लोगों ने अच्छे तरीके से जाना था कि अंश क्या है और उसके प्रकार को समझा था। सभी प्रकार के अंश, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश और पूर्वाधिकार अंश के प्रकार ये भी जाना था, ठीक है, अच्छे तरीके से। इसके साथ साथ हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये भी जाना था कि समता अंश और पूर्वाधिकार अंश इन दोनों में अंतर को भी समझाता जाना था। ठीक बात, समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने पिछले क्लास में यह भी जाना था कि न्यूनतम अभिधान क्या है और इसके साथ साथ हमने आपको अल्प अभिधान और अति अभिधान को भी समझाया था। इसके बाद हम लोग जो है अगले जो क्वेश्चन के तौर पे हम लोग ने अवशिष्ट याचना जाना था, यानी कॉल इन एरियर क्या है और उस पर कितने ब्याज किस प्रतिशत की दर से दिया जाता है उसको भी हमने बताया था। और उसके बाद हम लोगों ने अग्रिम याचना को भी जाना था कि अग्रिम याचना क्या है और उस पर किस तरह से ब्याज वगैरह होता है, इसके बारे में बताया था। ये सारी चीजों को बताया था। और उसके साथ साथ हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ और भी चीजों को देखा था। जैसे 2 क्वेश्चन और थे, जैसे और हमारे एक क्वेश्चन थे जिसमें हम लोगों ने देखा था क्या कि अंशों का हरण क्या होता है। इसको भी हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, ठीक है। अंशों का हरण क्या होता है इसको भी हमने बताया था। साथ ही साथ हमने इसके साथ साथ आपको यह भी बताया था कि अंशों का समर्पण क्या होता है, ठीक है, ये भी बताया था। तो हरण और समर्पण को भी हमने पिछले क्लास में आपको अच्छे तरीके से समझाया था, बताया था। तो ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया था। आज की क्लास में क्या होने वाला है? आज की क्लास में ये सारी बातें तो होगा, प्लस शेयर से संबंधित जो है आपको 2-3 और टाइप की हम चीजें बताएंगे जो आपका एक तरह से बोनस होगा, जो पिछले चैप्टर में छूट गया था। थोड़ा सा बोनस के तौर पे हम इस वीडियो में आपको वो भी समझाएंगे, ठीक है। क्या होने वाला है पहले आज की क्लास में ये बात देख लें। आज की क्लास में हम लोग जिस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं वो क्वेश्चन ये है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऋण पत्र आखिर में क्या है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, कंपनी खाते ऋण पत्र, ठीक है। तो ऋण पत्र क्या है ये जानेंगे और फिर ये अंश और ऋण पत्र इन दोनों के बीच में अंतर क्या है ये जानेंगे। ये सभी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आपको ये समझना है। फिर इसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि ये ऋण पत्र का प्रकार क्या है। प्रकार क्यों समझते हैं? क्योंकि देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे जाते हैं कि ऋण पत्र के प्रकार बताइए, लेकिन कभी कभी उन्हीं प्रकारों में से 1 या 2 के बारे में आशय पूछ लिया जाता है। किसमें? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें ये सारी चीजें पूछा जा सकता है, उनके प्रकार का आशय, तो इसलिए प्रकार पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन से क्या आशय। एक ऋण पत्र होता है जो हम लोग इसलिए निकालते हैं ताकि लोन ले, और एक ऐसे भी ऋण पत्र होता है जो खुद निकाला नहीं गया है बल्कि उसको गिरवी रखा गया है,
ठीक है, तो वो क्या होता है, वो क्या प्रोसेस है, उसको भी हम लोग इस वाले क्लास में समझेंगे। ये भी पूछा जाता है इसके बारे में अर्थ। और उसके बाद हमारा सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऋण पत्र के शोधन से आप क्या समझते हैं, और शोधन की जितनी भी विधियां हैं उन सबको हम लोग को अच्छे तरीके से पढ़ना है, जानना है। ठीक है, तो ऋण पत्र के शोधन यानी ऋण अगर हम लेंगे तो उसका भुगतान भी तो करेंगे कभी ना कभी, तो वही ऋण को भुगतान करना ही शोधन कहलाता है। तो ऋण पत्र का शोधन क्या होता है ये जानेंगे, और उसके बाद शोधन की जो जो विधियां हैं, जो जो तरीके हैं, वो भी हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, जानेंगे। साथ ही साथ हमने बोला ना क्या कि आपको कुछ बोनस भी मिलेगा। बोनस क्या मिलेगा, कुछ शेयर का एक दो टाइप के क्वेश्चन हैं जो पिछले वीडियो में हम नहीं बता पाए थे, आज के इस वीडियो में हम उसको भी शामिल कर लेंगे सबसे आखिरी स्लाइड पे। ठीक है, तो चलो भाई पहले शुरू करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को। उससे पहले आप लोग को पता ही है कि ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर है कंपनी खाते, और वो उसके अंतर्गत हम लोग ऋण पत्र को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, ऋण पत्र का यही पहला वीडियो, यही आखिरी वीडियो। इसके बाद इसमें तो थ्योरी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी सब न्यूमेरिकल से संबंधित चीजें हैं। जितना क्वेश्चन हम यहाँ पे बता रहे हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट इसकी थ्योरी है। यही सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो भाई पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ऋण पत्र से क्या आशय है, और इसमें अंश और ऋण पत्र जो है ना, इन दोनों के बीच का आप अंतर बताइए। ठीक है, तो देख लेते हैं। जैसे देखिए, आपने अंश पढ़ा। अंश क्या है, कंपनी की पूंजी का छोटा छोटा हिस्सा, जिस हिस्सों को निकाला जाता है और पूंजी प्राप्त किया जाता है। यानी अंश एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो पूंजी का प्रमाण पत्र होता है कि आपने कंपनी के अंदर इतना रुपया पूंजी लगाया है। सेम उसी तरह आपका ऋण पत्र क्या है, ऋण का प्रमाण पत्र है। अंश खरीदते हैं तो हम कंपनी में पूंजी लगाते हैं, लेकिन अगर ऋण पत्र खरीदते हैं तो हम कंपनी में ऋण दे रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी को दिए गए ऋण का प्रमाण पत्र जो होता है ना, वही होता है ऋण पत्र। कंपनी को जब ऋण की आवश्यकता होती है ना, तो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट, एक प्रकार की प्रतिभूति मार्केट में निकालता है, बेचता है, जिसे जनता खरीदता है, और जनता जब खरीदता है तो कंपनी को उसके बदले ऋण मिल जाता है। तो वही जो प्रतिभूति है, वही प्रतिभूति क्या है, उसी प्रतिभूति को ऋण पत्र कहते हैं। ठीक बात। अब इसी चीज को जो है डेफिनेशन के जरिए समझिए क्या होता है भाई, बाकायदे आप देख लीजिए। तो देखिए, ऋण पत्र का अर्थ हम परिभाषा के तौर पर बोलेंगे तो ऋण पत्र कंपनी द्वारा अपनी सार्वमुद्रा, सार्वमुद्रा मतलब जानते हैं ना, कंपनी का कॉमन सील, कंपनी का मोहर है ना, बात विशेषता में हमने पढ़ाया था। तो वो कंपनी का पहचान होता है कि ये काम कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो कभी भी कंपनी कोई भी चीज जो ऑथोराइज्ड होता है, जो एकदम रजिस्टर्ड होता है ना बात, जो आप कह सकते हैं जो वैधानिक होता है, वो सारी के सारी चीजें कंपनी अपनी सार्वमुद्रा के अधीन निकालता है कि हाँ ये उसके द्वारा निकाला गया चीज है। तो यही बोल रहा है, कंपनी द्वारा अपनी सार्वमुद्रा के अधीन निर्मित किया गया ऋण लेने, ठीक है, किसके लिए, ऋण लेने का प्रमाण पत्र है। ऋण पत्र क्या है, ऋण पत्र जो है कंपनी के सार्वमुद्रा के अधीन निर्मित किया जाने वाला ऋण लेने का प्रमाण पत्र है। जैसे आप किसी से ऋण लेते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट होता है ना कि हाँ आपने उससे ऋण लिया है, ये वह सारी चीजें, सारे लिखा पढ़ी होता है ना। सेम इसी तरह कंपनी ऋण जो लेता है उसका जो प्रमाण पत्र है वो कंपनी का ऋण पत्र है, एक प्रकार ये आप समझ सकते हैं ऋण पत्र का मतलब। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक प्रतिभूति है। फिर क्या बोलता है, इसमें एक निश्चित तिथि पर मूल राशि को वापस करने तथा निश्चित दर से प्रायः अर्धवार्षिक ब्याज के भुगतान का अनुबंध निहित होता है। और इसी प्रमाण पत्र के अंदर ये बातें लिखी होती है क्या, कि इस ऋण पत्र की जो मूल है वो इतने दिन बाद आपको लौटा दिया जाएगा। जैसे हम लोग ऋण लेते हैं तो ये बोलते हैं ना कि इतने दिन बाद आपको लौटा देंगे, वो क्या होता है, मूल लौटाने की बात होता है। मूल का मतलब जितना आपने लोन लिया वो अमाउंट लौटाने की बात होता है। तो कंपनी के ऋण पत्र के अंदर भी ये बात लिखा रहता है कि एक निश्चित तिथि पर आपको जो भी आपने हमें ऋण दिया वो हम आपको लौटा देंगे। लेकिन साथ ही साथ इसमें यह बात भी उल्लेख रहता है कि आप हमें ऋण दिए हैं तो हमें आपको ब्याज देना पड़ेगा। यानी कंपनी ने ऋण लिया है तो कंपनी को ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज कैसे दिया जाएगा, कितने दर से दिया जाएगा, और उसके बारे में भी उल्लेख इस ऋण पत्र के अंदर होता है। तो यही बोल रहा है, तथा एक निश्चित दर से कंपनी पे हमेशा जो ऋण पत्र होता है उसका ब्याज निश्चित दर से होता है, और प्रायः अर्धवार्षिक दिया जाता है। यानी एक साल में 2 बार ब्याज दिया जाता है, 6-6 महीने पे। ठीक है, अर्धवार्षिक दर से प्रायः, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे ही, लेकिन प्रायः अर्धवार्षिक ही होता है, 6-6 महीने पे होता है। तो वो दर से ब्याज देने के बारे में भी इसके अंदर पूरे पूरे अनुबंध होते हैं, सारी बातें इसमें लिखी होती है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया ऋण पत्र। ठीक बात, बढ़िया समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि ये ऋण पत्र है, तो ऋण पत्र का परिभाषा जो है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 में दिया गया। ठीक है, धारा 230 के अंदर दिया गया। और क्या दिया गया, तो इसमें ये नहीं बताया ऋण पत्र क्या है। कंपनी अधिनियम की परिभाषा में ज्यादातर में ये नहीं बताया कि वो है क्या, ये बताया गया कि उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, तो ऐसे बताया गया। तो क्या बताया गया, तो बता रहे ऋण पत्र जो है वो ऋण पत्र स्टॉक, बॉन्ड तथा किसी ऋण को प्रमाणित करती हुई कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित है।
ऋण पत्र के अंतर्गत ऋण पत्र का स्टॉक, ठीक है, बॉन्ड या फिर कोई ऐसी प्रतिभूति जो ऋण का प्रमाण पत्र है, वो सारी की सारी प्रतिभूति इसके अंदर सम्मिलित है, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न करती हो या नहीं। मतलब क्या है, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों के ऊपर प्रभार प्रस्तुत करती हो या फिर नहीं, उत्पन्न करती हो या फिर नहीं। मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम लोग लोन लेने जाते हैं, कोई सामान गिरवी रखना पड़ता है ना, बिना गिरवी रखे बहुत कम ही होता है कि लोन मिले, ठीक है। बंधक हमें कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, गिरवी हमें कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, मॉर्टेज के तौर पे हमें कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, तभी हमें ऋण मिलता है। इसी तरह कंपनी भी जब ऋण लेता है तो उसकी संपत्तियां गिरवी होती हैं, है ना बात। कंपनी जब ऋण लेता है तो उसकी संपत्तियां उसके पीछे गिरवी होती हैं कि अगर कंपनी ऋण नहीं चुका पाया तो कंपनी की संपत्तियां बेची जाएगी और उससे उस ऋण का भुगतान होगा, ठीक है। तो जिस ऋण के पीछे संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं उसे हम कहते हैं बंधक वाला ऋण, ठीक है, बंधक सहित ऋण, उसके पीछे बंधक रखा हुआ है। बात समझे। तो यही बोला है, संपत्तियां पर प्रभार उत्पन्न करती हो, अगर संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न करती है मतलब उसके पीछे संपत्ति गिरवी रखा गया है, या फिर नहीं, या फिर ऐसे भी ऋण होते हैं जो बंधक रहित होते हैं, यानी जिसके पीछे कोई बंधक नहीं रखा गया है, फ्री में, है ना बात। जैसे पर्सनल लोन जनरली हम लोग जब लेते हैं तो हम लोग क्या गिरवी रखते हैं, कुछ नहीं, हम लोग अपना छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, अपना काम हो जाता है। जैसे अगर आपने फाइनेंस वगैरह कराया होगा, मोबाइल वगैरह लिया होगा अगर इंस्टॉलमेंट में, तो आप क्या उस लोन के बदले कुछ गिरवी रखते हैं, नहीं ना। तो क्या है, वो आपका जो है बिना बंधक का ऋण है। तो ऐसे भी ऋण होते हैं जिसके पीछे गिरवी ना रखा गया हो, और वो सारे के सारे ऋण आपके ऋण पत्र के अंतर्गत आएंगे। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो इस प्रकार के ऋण के प्रमाण हैं वो सब के सब ऋण पत्र के अंतर्गत आएंगे। यही परिभाषा कहता है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230। ठीक बात, क्लियर है। अब बात करते हैं आखिरकार ये ऋण पत्र और अंश, इन दोनों में अंतर क्या। तो देखिए, ऋण पत्र आपको समझ में आ गया, ऋण का प्रमाण पत्र। अंश आपको पता ही है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा अंश का प्रमाण पत्र। अब इन दोनों के बीच में आखिर में अंतर क्या है, तो अंतर ढेर सारे हैं। आपको कम से कम 8 अंतर याद रखिएगा कि अगर लॉन्ग में पूछा तो भी काम हो जाएगा, शॉर्ट में पूछा तो भी काम हो जाएगा, और वेरी शॉर्ट में पूछा तो यार 2-3 अंतर से भी काम हो जाएगा। 3 अंतर तो आराम से, 3 अंतर से काम हो जाएगा। तो आप 8 अंतर याद करिए, हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। पहला बात क्या करता है, अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ऋण पत्र के लिए बोला है, यहां पर अंश के लिए बोला है, और ये जो है अंतर का आधार है। इसी पॉइंट के आधार पर सारे के सारे अंतर बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो पहली बात है ऋण अथवा पूंजी। कौन ऋण है कौन पूंजी है। तो देखिए, ऋण पत्र जो है ऋण की स्वीकृति है, ठीक है, ये किसकी स्वीकृति है, ऋण की। और अंश कंपनी की जो है पूंजी में से एक हिस्सा है, ठीक है, ये ऋण की स्वीकृति की बात करता है और ये पूंजी का एक हिस्सा है, उसका प्रमाण पत्र है। फिर धारक, किसका धारक क्या कहलाता है, तो ऋण पत्र के धारक को हम लोग क्या कहते हैं, ऋण पत्र धारी कहते हैं, ठीक है। और अंश के धारक को हम लोग क्या कहते हैं, अंशधारी कहते हैं, ठीक बात। फिर अगला जो है स्थिति और हैसियत, किसकी स्थिति क्या है, कौन किसकी हैसियत क्या है। तो ऋण पत्र धारी जो है ना वो ऋणदाता होता है, ठीक है। ऋण पत्र धारी जो है वो क्या है, ऋणदाता है, लोन दिया है, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये भी कि ये क्या है, ऋणदाता, यानी क्या है, लेनदार, पैसा लेने वाला है आपसे, ठीक है, तो ये लेनदार है। बात समझे। और जबकि अंशधारी क्या होते हैं, कंपनी के सह स्वामी होते हैं, यानी अंशधारी जो है एक तरह से कंपनी के क्या है, वास्तविक स्वामी, ये मालिक है भाई, ठीक बात। ये लोग क्या है, ये स्वामी है, और ये क्या है, ये लेनदार है। फिर इसके बाद ब्याज एवं लाभांश, किस पर ब्याज मिलता है, किस पर लाभांश मिलता है, तो ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है, ठीक है। चाहे कंपनी को हानि हो या लाभ हो, किसी भी परिस्थिति में ब्याज देना है। अगर आपने लोन लिया है, आपके पास इनकम नहीं हुआ, तो क्या आप लोन का ब्याज नहीं देंगे, देना ही पड़ेगा, मजबूरी है, वो खर्च के तौर पे एक तरह से है, वो परमानेंटली आपको देना ही है, आप रोक नहीं सकते उसको, है कि नहीं बात। यही चीज यहाँ पर, तो ऋण पत्र पर ब्याज आपको देना ही देना है, चाहे लाभ हो या हानि हो, ठीक है। लेकिन कंपनी का जो है लाभांश, अंशों पर लाभांश दिया जाता है। और लाभांश की बात किया जाए तो अंशों पर लाभांश दिया जाता है, ठीक है, क्या दिया जाता है, लाभांश। लेकिन जब लाभ की स्थिति में होता है कंपनी तभी दिया जाता है, जब लाभ होगा तभी लाभांश देंगे, हानि पे थोड़ी ना लाभांश दिया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट है हमारा जो है ब्याज या लाभांश की दर, किसकी दर निश्चित होता है, किसकी नहीं। तो ऋण पत्रों पर ब्याज की दर जो होता है ना वो क्या होता है, निर्गमन की शर्तों में रहती है, और सर्वदा क्या होता है, निश्चित रहता है। ऋण पत्र का जो है ब्याज की दर वो निर्गमन के टाइम ही बता दिया जाता है कि इस ऋण पत्र पे इतना ब्याज है, और वो निश्चित है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन अंश की बात करें तो समता अंशों की स्थिति में, क्योंकि कंपनी के वास्तविक स्वामी समता अंश है, ठीक है। पूर्वाधिकार अंश एक ऐसा अंश है जिसमें लाभांश की दर भी निश्चित होती है पूर्वाधिकार अंश में, लेकिन समता अंश में लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, ठीक है। तो समता अंश की स्थिति में लाभांश जो है ना उसकी दर जो है कंपनी के लाभ एवं संचालकों के निर्णय के साथ जो है बदलती रहती है। संचालक लोग जैसा निर्णय लें और जैसा लाभ हो उसके अनुसार जो है क्या होता है, लाभांश बदलता रहता है समतांश पे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, क्रय का अधिकार, किसको क्रय का अधिकार है, तो देखिए
कंपनी अपने ऋण पत्रों को क्रय कर सकती है। कंपनी जो है वो चाहे तो अपने ऋण पत्रों को क्रय कर ले मार्केट से, लेकिन क्या है, कंपनी अपने अंशों का क्रय नहीं कर सकती है। ठीक है, जबकि कंपनी जो है अंशों का जो है क्रय नहीं कर सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या है, भुगतान में प्राथमिकता, किसे भुगतान में पहले देना है, किसे बाद में देना है, क्या चीज है। तो देखिए, समापन की स्थिति में ऋण पत्रधारियों को अंशधारियों से पहले भुगतान दिया जाता है, क्योंकि ये दायित्व है। जब भी कंपनी का अंत होगा तो क्या होगा, सारी संपत्तियां बेची जाएगा और बेच करके सबसे पहले भुगतान किसको होगा, दायित्व को होगा ना। आपने अगर फर्म का समापन पढ़ा है, साझेदारी विघटन आपने पढ़ा है, साझेदारी फर्म का विघटन, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि सारी संपत्तियां बेची जाती है और सबसे पहले किसको भुगतान होता है, बाह्य दायित्व को। ऋण पत्र क्या है, बाह्य दायित्व ही है। ठीक है, तो पहले भुगतान इनको होगा और फिर बचता है तब पैसा साझेदारों की पूंजी की वापसी होती है। उसी तरह अगर पैसा बचेगा तभी जाके अंशों की पूंजी की वापसी होगी, वरना नहीं होगी। तो इसीलिए प्राथमिकता किसको है, प्राथमिकता इनको है, क्योंकि ये बाह्य दायित्व है। और फिर क्या है, अंशधारियों को भुगतान जो है ऋण पत्रधारियों को भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है। ठीक है, किया जाता है, उससे पहले इनका भुगतान नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट बात करेंगे समापन के समय आधिक्य में अधिकार। समापन में अगर आधिक्य हो रहा है, कुछ पैसा अगर एक्स्ट्रा बच रहा है, तो किसका अधिकार होगा, किसका नहीं। तो देखिए, इनको केवल अपने ऋण की राशि वापस पाने का अधिकार है। समापन के समय किसी भी आधिक्य रहता है तो आधिक्य पर इनका कोई अधिकार नहीं है। ये जो लोन दिया बस उतना ही इनका हिस्सेदारी है, बाकी नहीं, क्योंकि मालिक ने बाहरी लेनदार की तरह दे दिया, पैसा हो गया, इनका काम खत्म, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लेकिन यहां अंश की बात करें, संपूर्ण दायित्वों को चुकाने के पश्चात यदि समापन के समय अधिक रहता है तो इस अधिक को अंशधारियों का अधिकार होता है। अगर सभी चीजें चुकाने के बाद भी कंपनी के पास पैसा बच गया है, ठीक है, तो उस आधिक्य में ऋण पत्रधारियों का ही अधिकार है, वो लोग आपस में बांटते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रबंध में भागिता, कौन प्रबंध में हिस्सेदारी लेता है, कौन नहीं लेता है। तो भाई ये तो लेनदार, ये थोड़ी ना प्रबंध में आएंगे। ठीक है, तो ऋण पत्रधारियों की कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। बाहरी लोग थोड़ी ना कंपनी चलाएंगे, जो मालिक होता है वो कंपनी चलाता है और ये मालिक है। तो क्या है, अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार होता है, क्योंकि यही तो मेन है, यही तो कंपनी लेके चलते हैं। तो प्रबंध में इनका पूरा हिस्सेदारी होता है, पूरा भागीदारी होता है। सुरक्षित अथवा असुरक्षित, कौन सुरक्षित है कौन असुरक्षित है। तो ऋण पत्र सुरक्षित अथवा असुरक्षित हो सकते हैं। ऋण पत्र दोनों टाइप के होते हैं, सुरक्षित ऋण पत्र भी होते हैं, असुरक्षित भी होते हैं। सुरक्षित ऋण पत्र वो ऋण पत्र होते हैं जिसके पीछे कंपनी अपनी संपत्तियों को गिरवी रखा है। ठीक है, और असुरक्षित ऋण पत्र वो ऋण पत्र होते हैं जो जिसके पीछे कंपनी अपनी संपत्तियों को गिरवी नहीं रखा है। तो ये दोनों टाइप के होते हैं। लेकिन अंशधारी क्या होता है, अंश क्या होता है, अंश पूर्णतः असुरक्षित होता है और अंश जो है पूरी तरह से असुरक्षित है। अंश के पीछे कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखा है, अंश तो पूंजी है ना, पूंजी के पीछे क्या गिरवी रखा जाएगा। बात क्लियर, तो ये पूरी तरह से असुरक्षित होता है। तो ये इसके अंतर हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा हो गया ऋण पत्र का प्रकार बताइए, है ना। ऋण पत्र समझ लिए और अंतर भी समझ लिए, अब उनके सभी प्रकारों को समझेंगे। कई तरीके से ऋण पत्रों को वर्गीकृत किया गया, कई आधारों पे, और सारे प्रकार आपको समझना है, पढ़ना है, याद करना है। और उनमें से कोई भी प्रकार आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो सारे प्रकार आपको याद भी रखना है, उसके डेफिनेशन, उसके आशय ये भी समझ के रखना है, ताकि आप अपने लैंग्वेज में लिख लें, या फिर अगर यहां पे लिखा आप याद कर लेते हो तो उसी याद किए हुए चीज को लिख पाए। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये भी क्यों, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट में भी, लॉन्ग में भी। वैसे तो आपको हमने बताया नहीं, एसएम शुक्ला सीरीज में जितनी भी बातों को हम लेकर के चलते हैं सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, आप इसमें से कम मत कीजिएगा, ये पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो एक्स्ट्रा भी पढ़िएगा। ये बार बार हम बोलते हैं, आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। चलो भाई, नेक्स्ट बात, अगर हम प्रकार की बात करें तो ऋण पत्रों के प्रकार को अगर हम समझें तो ऋण पत्रों के का वर्गीकरण उनकी हस्तांतरणीयता एक आधार हो गया, सुरक्षा दूसरा आधार हो गया, शोधनशीलता तीसरा आधार हो गया, परिवर्तनशीलता चौथा आधार हो गया, कूपन दर, कूपन दर का मतलब होता है ब्याज दर। ठीक है, कूपन दर का मतलब क्या हो गया, ब्याज दर। कूपन दर यानी ब्याज दर के आधार पर किया जा सकता है, किया जाता है। और ऋण पत्रों के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। ये सारे आधार हैं, इन सबके आधार पर ऋण पत्र अलग अलग प्रकार के होता है और इन्हीं आधारों के हिसाब से ऋण पत्र के अगर हम प्रकार देखें तो सबसे पहला ये आप एक चार्ट देख लें कि कैसे कैसे ऋण पत्र है। पहला आपका इसके आधार पर ऋण पत्र 2 तरीके होते हैं। ठीक है, अगला हमारा इसके आधार पर ऋण पत्र जो है कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। फिर इसके आधार पर ऋण पत्र कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके के होता है। फिर ऐसे आपके ऋण पत्र 2 तरीके होते हैं। फिर ऐसे आपके ऋण पत्र जो है 2 तरीके के होते हैं। मतलब क्या है, अगर हम बोले हस्तांतरणीयता की बात करें, यानी ऋण पत्र को एक जगह से दूसरी जगह बेचने की बात कर ले, हस्तांतरणीयता का मतलब सीधे संबंध, सीधे आप समझ लिए बेचने की बात करें, तो उसके हिसाब से ऋण पत्र 2 प्रकार के, एक रजिस्टर्ड दूसरा बियरर है। रजिस्टर्ड का मतलब क्या है, पंजीकृत, और बियरर का मतलब क्या, वाहक। फिर सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड यानी सुरक्षित ऋण पत्र और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड यानी असुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित वाला को मॉर्टेज भी कहते हैं यानी बंधक सहित,
और असुरक्षित को जो है हम लोग जो है नेकेड भी कहते हैं, यानी नग्न ऋण पत्र भी कहते हैं, यानी उसके पीछे मॉर्टेज नहीं है। फिर इसके बाद हमारा जो है रिडम्पशन यानी शोधनीयता के आधार पर, शोधन के अनुसार हमारा दो प्रकार के ऋण पत्र, एक रिडीमेबल, दूसरा इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब शोधनीय शोध्य ऋण पत्र, और इरिडीमेबल का मतलब क्या है, अशोधनीय यानी अशोध्य ऋण पत्र, विमोचनशील और अविमोचनशील भी बोलते हैं। फिर कन्वर्टिबिलिटी जो है यानी परिवर्तनशीलता के आधार पर, तो उसके आधार पर हमारे ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक कन्वर्टिबल, दूसरा नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल यानी परिवर्तनशील ऋण पत्र और नॉन कन्वर्टिबल यानी अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। उसके बाद हमारा कूपन रेट के अनुसार यानी ब्याज दर के अनुसार दो प्रकार के ऋण पत्र होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर, जिसके पीछे जिसके ऋण पत्र के ऊपर बाकायदे ब्याज इंगित होता है कि भैया 9% का ऋण पत्र है, 12% का ऋण पत्र है, 11% का ऋण पत्र है, उस पे क्या है ब्याज का निश्चित दर रहता है, जो जनरली ऋण पत्र में होता है। और एक होता है जीरो कूपन रेट डिबेंचर, ऐसा भी होता है, जीरो कूपन रेट डिबेंचर भी होता है, जो हमारा क्या होता है उसे हम लोग वहीं पे समझेंगे। और ज्यादातर ऐसे ही ऋण पत्रों को ना कंपनी में बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाता है, बॉन्ड बोला जाता है इनको, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है या जीरो कूपन रेट डिबेंचर भी बोला जाता है। जनरली जब कंपनी में बॉन्ड की बात होता है तो जीरो कूपन रेट की बात करता है ना, बात क्लियर है। तो ये हमारा आ गया। अब ये सब क्या होता है एक एक करके चलो समझते हैं, ज्यादातर तो नाम से आपको क्लियर हो गया होगा। पहला अगर हम लोग बोले हस्तांतरणिता या लेखा के आधार पर हमारा जो ऋण पत्र होता है वो पंजीकृत ऋण पत्र। पंजीकृत ऋण पत्र वह ऋण पत्र है जिसके ऋण पत्रधारी का नाम कंपनी अपने ऋण पत्रधारी की रजिस्टर में लिख के रखाता है ना बात। ऐसा ऋण पत्र जिसके ऋण पत्रधारी का नाम कंपनी अपने ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में लिख करके रखता है, ऐसे ऋण पत्र को पंजीकृत ऋण पत्र कहते हैं। इनको बेचते हैं तो इनको बेचने का मतलब क्या होता है, अपना नाम कटवाएंगे और दूसरे का नाम लिखवाएंगे। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया के जरिए इनका जो है लेन देन होता है, बेचने का काम होता है। तो यही होता है। तो क्या लिखा है, वे ऋण पत्र जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निर्मित किए जाते हैं और जिनकी प्रविष्टि कंपनी के ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में की जाती है। प्रविष्टि का मतलब लेखा, ठीक है, उसमें किया जाता है, पंजीकृत ऋण पत्र कहलाते हैं। इन ऋण पत्रों के मूलधन तथा उस पर देय ब्याज का भुगतान केवल कंपनी के पंजीकृत ऋण पत्रधारियों को ही दिया जाएगा। अब जो पंजीकृत ऋण पत्र है ना, उस पे जो मूलधन और ब्याज का भुगतान होगा वो किसे मिलेगा, जिसका नाम उस पे रजिस्टर है, जिसका नाम ऋण पत्रधारियों को रजिस्टर में लिखा है उसी को दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अगला हमारा जो ऋण पत्र है उसे हम लोग कहते हैं वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र कौन सा ऋण पत्र है, एक ऐसा ऋण पत्र जो वाहक है, जिसके पास चला जाए वही उसका मालिक, यानी जिसका नाम रजिस्टर में लिखने की आवश्यकता नहीं। आज हमारे पास हम इसके मालिक है, किसी और के पास गया वो इसके पास मालिक है, किसी और के पास वो उसका मालिक है, यानी आराम से जिसको बेचा जा सकता है, ज्यादा प्रक्रिया इसमें नहीं फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो वे ऋण पत्र जिसकी प्रविष्टि कंपनी के ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में नहीं होती है और जिसका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी से होता है, वाहक ऋण पत्र कहलाता है। एक तो रजिस्टर में उसका नाम नहीं है और सुपुर्दगी मतलब डिलीवरी से हमारे पास है, हम किसी और को दे दिए वो उसका मालिक है, वो किसी और को दे दिया अगला व्यक्ति उसका मालिक हो जाता है। तो ऐसे ही ऋण पत्र क्या है, वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं। और इन ऋण पत्रों के मूलधन तथा ब्याज का भुगतान उनके वाहक को दिया जाता है, जो जिसके पास ऋण पत्र है उसी को ब्याज और मूलधन मिलेगा, ठीक है। वाहक ऋण पत्रों के साथ कूपन संलग्न होता है, जिनको बैंक में प्रस्तुत करके वाहक बैंक से ब्याज की राशि प्राप्त कर लेता है। इनके साथ कूपन कूपन जो है संलग्न होता है, यानी कूपन रेट यानी ब्याज का रेट इसके साथ संलग्न होता है, और वो ऋण पत्र प्रस्तुत करके जो है बैंक से ब्याज वगैरह ले लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा सुरक्षा के आधार पर। सुरक्षा के आधार पर हमारे ऋण पत्र दो होते हैं, एक सुरक्षित जिसे बंधक सहित कहेंगे। भाई सुरक्षित कौन होगा, जिसके पीछे मॉर्टेज रखा हो, बंधक रखा हो, गिरवी रखा हो, वही ना सुरक्षित होगा। तो जब कंपनी अपने ऐसे ऋण पत्रों का निर्गमन करती है जिसके पीछे कंपनी की संपत्ति गिरवी रखी गई है, ऐसे ही ऋण पत्रों को क्या कहते हैं, बंधक सहित ऋण पत्र यानी सुरक्षित ऋण पत्र, ठीक है। तो वे ऋण पत्र जो कंपनी की चल या अचल संपत्ति पर प्रभार द्वारा सुरक्षित होते हैं, सुरक्षित या बंधक सहित ऋण पत्र कहलाते हैं। यदि कंपनी ऋण पत्रधारियों को देय ब्याज या मूलधन के भुगतान में त्रुटि करती है तो ऋण पत्रधारी अपनी क्षतिपूर्ति की राशि को भार या बंधक पर रखी हुई संपत्ति के विक्रय द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। भारत में निर्मित सभी ऋण पत्र सुरक्षित होते हैं, ठीक है। भारत में हमारे जो भी ऋण पत्र निर्गमन होता है, सारे के सारे ऋण पत्र सुरक्षित ऋण पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अगर आपको कंपनी ब्याज या मूलधन नहीं दे रहा, आप कंपनी की संपत्ति बेचवा करके अपने सारी राशि को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या है, यही सुरक्षित ऋण पत्र है। और अगला इसमें जब असुरक्षित ऋण पत्र की बात करें तो जिसके पीछे कोई बंधक नहीं होगा, असुरक्षित है, साधारण है या नग्न है, ठीक है, यानी इनके पीछे कोई भी बंधक नहीं है, खुला ऋण पत्र है। कंपनी की ख्याति पे ये चल रहा है, कंपनी का अच्छा नाम है तो लोग ले रहे हैं, वरना अक्सर आदमी उसी को लेगा ना जिसके पीछे कोई बंधक कोई गिरवी हो। असुरक्षित कौन लेना चाहेगा, तो कंपनी की ख्याति है, उसके नाम की वजह से ये सारी चीजें चल जाता है, ठीक है। तो बोला कि वे ऋण पत्र जिन पर देय ब्याज और मूलधन के लिए कंपनी की कोई भी प्रतिभूति प्रभारित नहीं होते। प्रभारित का मतलब यही समझेगा गिरवी नहीं रखा गया,
पीछे, ठीक है, प्रभावित नहीं होती है। असुरक्षित ऋण पत्र या फिर साधारण या नग्न ऋण पत्र कहलाते हैं। यह केवल ऋण पत्र का ये केवल ऋण का प्रमाण पत्र है, ठीक है। कंपनी के समापन के समय इन्हें साधारण लेनदार माना जाता है। इन ऋण पत्रों का प्रचलन अब नहीं के बराबर है। वर्तमान में ऐसे ऋण पत्र अब लगभग नहीं के बराबर चल रहा है, और अगर ऐसा असुरक्षित ऋण पत्र होता है तो ये एक साधारण लेनदार की तरह है। जैसे अगर हम किसी से अगर हम उधार माल क्रय करते हैं तो हम गिरवी थोड़ी ना कुछ रखने जाते हैं, है ना बात, कुछ रखने साधारण हमारा लेनदार होता है। उसी तरह ये भी साधारण लेनदार की तरह ही ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, शोधन के आधार पर, यानी शोधन का मतलब भुगतान के आधार पर, ठीक है। शोधन का मतलब भुगतान कह सकते हैं या विमोचन कह सकते हैं, है ना बात। इसके आधार पर ऋण की जो वापसी होती है उसके आधार पर। तो पहला हमारा हो गया शोध्य ऋण पत्र या शोधन ऋण पत्र, विमोचनशील ऋण पत्र। इसका मतलब हो गया कि जिन भी ऋण पत्रों का ऋण की वापसी कंपनी अपने जीवन काल में कर देती है, यानी कंपनी समाप्त नहीं हो रहा है, कंपनी चल रहा है, चलते चलते उसके ऋण की वापसी का एक निश्चित तिथि होगा, उस तिथि पर उसके ऋण को भुगतान कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। ऐसे ही ऋण पत्र को शोधनीय ऋण पत्र या फिर शोध्य ऋण पत्र या फिर विमोचनशील ऋण पत्र कहते हैं, ठीक है। इसका ब्याज और बाकी चीजें अपना नॉर्मल चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही शोधन की तिथि आएगा इसकी पूंजी की यानी मूलधन की वापसी कर दी जाएगी। यही बात है। क्या बोला कि वे ऋण पत्र जिनका शोधन कंपनी द्वारा निश्चित अवधि के बाद ऋण पत्रधारियों की मांग पर या उन्हें सूचना देकर किया जाता है, शोधनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। कंपनी अपने जीवन काल में इन ऋण पत्रों का भुगतान कर देती है। साधारणतः कंपनी शोधनीय ऋण पत्रों का ही निर्गमन करती है। ज्यादातर ऐसे ही ऋण पत्र निकलते हैं शोधनीय। कुछ समय बाद लोन लिया है, कुछ समय बाद उसका जो भी डेट वगैरह होगा उस समय उसका भुगतान कर दिया जाएगा, ऐसा, ठीक है। अगला हो गया अशोध्य ऋण पत्र, यानी अशोधनीय या फिर अविमोचनशील। वो क्या होगा, उसका जो है भुगतान नहीं होगा। कब भुगतान होगा, जब कंपनी का समापन होगा तब उसके ऋण की वापसी होगी। लेकिन ऐसे ऋण पत्र का ब्याज टाइम टू टाइम देता जाएगा कंपनी। ऐसा नहीं कि मूलधन की वापसी तो कंपनी का समापन होगा तो ब्याज क्या है, ब्याज लेकिन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ऐसा ऋण पत्र हमारा इसमें आता है। तो क्या बोल रहा है, वे ऋण पत्र जिनका शोधन कंपनी के समापन पर किया जाता है अशोध्य ऋण पत्र कहलाते हैं। कंपनी इन पर नियमित रूप से ब्याज देती है। ब्याज तो अपना कंपनी टाइम टू टाइम देती रहेगी, लेकिन ऋण की वापसी कब होगा, समापन के टाइम। नेक्स्ट अगर हम लोग बोले ऋण पत्र के बारे में, तो अगला हमारा है परिवर्तनशीलता के आधार पर। दो प्रकार के ऋण पत्र, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। अच्छा, ऋण पत्र का परिवर्तन किस में होगा, तो ऋण पत्र के अलावा कंपनी की एक और प्रतिभूति होती है जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शेयर। तो अंशों, ऋण पत्रों का परिवर्तन किस में होगा, अंशों में होगा। तो ठीक है, तो यहां पर क्या है बोला है, पहला परिवर्तनशील ऋण पत्र, तो जिसे परिवर्तनशीलता के बारे में जिसके ऊपर विकल्प होता है, जिस ऋण पत्रधारी के पास ये ऑप्शन है कि वह अपने ऋण पत्र को शेयर में या किसी अन्य ऐसी प्रतिभूतियों में चेंज करा लें, वो सारी की सारी प्रतिभूतियां क्या मतलब वो सारे के सारे ऋण पत्र क्या होंगे, आपके परिवर्तनशील हो जाएंगे, ठीक है। ये बोला है वे ऋण पत्र जिनका शोधन ऋण पत्रधारियों के स्वेच्छा पर समता अंशों या अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित करके किया जाता है, परिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। जिनके पास ऑप्शन है अपने आप को बदलने का, वो परिवर्तनशील ऋण पत्र है, ठीक है। यह परिवर्तन एक निश्चित समय अवधि में निर्धारित शर्तों के अनुसार होता है। ये ऋण पत्र काफी लोकप्रिय हैं, ऐसा ऋण पत्र सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। और इसमें जो ना परिवर्तनशीलता वाला, इसमें एक नियम कानून फिक्स है, पहले ही आपको सारी बातें पहले ही से पता रहेगा। ऋण पत्रधारी बनने से पहले, ऋण पत्र खरीदने से पहले उसके ऊपर सारी बातें विकल्प लिखा रहेगा कि आप इसे इतने दिनों बाद कन्वर्ट करा सकते हैं, आपके पास कन्वर्ट कराने के लिए ये ऑप्शन है, सारी बातें उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये ऋण पत्र हमारे परिवर्तनशील हो जाए। और अपरिवर्तनशील आप लोग समझ ही सकते हैं, जिसे नहीं बदला जा सकता। तो वे ऋण पत्र जिनका शोधन समता अंशों में परिवर्तन के द्वारा नहीं किया जा सकता, अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। यानी जिन ऋण पत्रधारियों के पास परिवर्तनशीलता का कोई विकल्प ही नहीं है, अपने ऋण पत्र को परिवर्तित नहीं करा सकते, वो क्या होगा, वो अपरिवर्तनशील ऋण पत्र हो जाएगा, ठीक बात। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगला हमारा कूपन दर के आधार पर, ठीक है, यानी ब्याज के आधार पर हमारे कितने प्रकार के ऋण पत्र। पहला होता है विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र, ज्यादातर ऐसे ऋण पत्र निकलते हैं। अब ये ऋण पत्र क्या है, तो देखिए अगर आप क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का, तो आपको अक्सर ऋण पत्र के नाम के साथ ऐसे करके लिखा रहेगा 12% डिवेंचर, ठीक है, ऐसे करके लिखा रहेगा, या फिर आपको जो है 10% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, ऐसे करके ये लिखा रहता है। तो ये जो हमारा लिखा रहता है ना, ये ऋण पत्रों के नाम के साथ ये परसेंटेज जो है ना, इस परसेंटेज को हम लोग क्या कहते हैं, कूपन रेट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कूपन रेट, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कूपन रेट। कूपन रेट या फिर हम लोग कह ले क्या, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ब्याज दर। तो जो हमारा पहला वाला टॉपिक है ना, विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र, ये ऐसे ही ऋण पत्र है
जिन भी ऋण पत्रों के साथ उनकी ब्याज की निश्चित दर लिखी रहती है वही ऋण पत्र हमारे इसके अंतर्गत आते हैं, विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे बोला क्या है कि जब ऋण पत्र पूर्व निश्चित ब्याज दर जिसे कूपन दर भी कहते हैं पर निर्मित किया जाता है तो इसे विशिष्ट कूपन दर ऋण पत्र कहते हैं। ये बात हमने बताया ना, यह दर निश्चित या चल होती है, एकदम यह दर जो है ना निश्चित होती है, जनरली चल भी हो सकता है, मतलब कन्वर्टेबल भी हो सकता है, ठीक है। समांतर चल दर को बैंक दर से संबंधित कर दिया जाता है और कंपनियों के द्वारा समांतर इसी प्रकार के ऋण पत्र निर्मित किया जाता है। और कहीं कहीं क्या होता है कि जो चल वाला है यानी जिसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है ऋण पत्र का ब्याज की दर को, उसे बैंक की दर से संबंधित कर दिया जाता है, यानी बैंक का दर जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे इस ऋण पत्रों का भी अपना दर चेंज होगा, ठीक है। तो ऐसे ऋण पत्र भी हमारे होते हैं। तो यही क्या है, निश्चित दर वाले हमारे या निश्चित कूपन दर वाले ऋण पत्र कहलाते हैं, ठीक है, जिनपे ब्याज की दर निश्चित होती है। अगला हमारा जो है उसे क्या कहते हैं, शून्य कूपन दर ऋण पत्र, जिसे हम लोग बॉन्ड भी कहते हैं, हमने बोला ना इसे बॉन्ड भी कहा जाता है। अब शून्य कूपन दर ऋण पत्र क्या हो गया, यानी जिसके ऊपर ब्याज का कुछ है ही नहीं, ब्याज का परसेंटेज नहीं लिखा है, ऐसा हमारा शून्य कूपन दर हो गया। लेकिन ऐसे ऋण पत्र कैसे, जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं इसको, तो ऐसा ऋण पत्र कोई क्यों लेना चाहेगा जिसपे ब्याज ही ना हो। तो देखिए इस पे ब्याज नहीं होता है, लेकिन इसे हम लोग डिप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। शून्य कूपन दर को हम लोग क्या कहते हैं, डिप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब इसको जो है अत्यधिक कटौती जो है बॉन्ड भी कहा जाता है। अब डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्यों कहा जाता है, जब ज्यादा डिस्काउंट होता है। होता क्या है ना कि इस प्रकार के जो ऋण पत्र होते हैं ना, इसमें ब्याज की दर नहीं होता है, बल्कि इनका निर्गमन वैल्यू ही कम कर दिया जाता है। जैसे अगर ऋण पत्र 100 रुपए का है, ठीक है, और जितने अवधि के लिए वो जितने लंबे अवधि के लिए उसको लिया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए आप ऋण जो है 1 साल के लिए ले सकते हैं, 5 साल के लिए ले सकते हैं, 10 साल के लिए ले सकते हैं। तो अगर आपका ऋण पत्र का दाम 100 रुपए है और आप बहुत लंबे अवधि के लिए ऋण ले रहे हैं, तो उस ऋण पत्र को मार्केट में जनता को खरीदने लेके बहुत ही कम, बहुत ही डिस्काउंट रेट पे निकाला जाएगा। तो 100 रुपए के ऋण पत्र को 60 रुपए में बेच दिया जाएगा, और जब कंपनी वापस करेगा तो 100 रुपए वापस करेगा। तो ये जो बीच का गैप है ना 60 और 100 के बीच का, यानी 40 रुपए, वो 40 रुपए एक्चुअल में इसका प्रॉफिट यानी ब्याज होता है। तो इसीलिए लोग इसको लेना चाहते हैं। अब इस पे ब्याज की दर तो निश्चित नहीं है, ब्याज की दर नहीं लिखा गया, इसीलिए इसको जीरो कूपन कहते हैं। इस पे ब्याज नहीं लिखा है, लेकिन इनके बीच का जो गैप है डिस्काउंट वो हमारा हो जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। और अगर अवधि कम है ऋण की, जैसे 5 साल है, 3 साल है, अगर अवधि कम है तो फिर क्या होगा, फिर ये जो रेट है ना जैसे 100 का है वो अब 60 तक नहीं बल्कि थोड़ा पास चला जाएगा, 90 में, 80 में, 95 में, 91 में, 92 में, जैसा भी कंपनी अपना डिसाइड करता है उस हिसाब से वो निर्गमित करेगा। तो यही जो एमआरपी मतलब उसका अंकित मूल्य और इसका जो है निर्गमित मूल्य, यानी जिसमें जनता खरीद रहा है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही इसका ब्याज होता है, वही इसका प्रॉफिट होता है, इसलिए इसको जनता खरीदता है। तो यही होता है हमारा जीरो कूपन दर। तो क्या लिखा है, जब ऋण पत्र पर ब्याज की दर निश्चित नहीं होती है, यानी ब्याज की दर जब उस पर नहीं लिखा रहता है, तो इसे शून्य कूपन दर ऋण पत्र यानी बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इनका निर्गमन अत्यधिक कटौती पर किया जाता है, इसके निर्गमन का मूल्य तथा अंकित मूल्य का अंतर ऋण पत्र की अवधि का ब्याज होता है। समझाया ना हमने बात, इसीलिए अत्यधिक कटौती पे किया जाता है इनका, इसीलिए इसे डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, अंकित मूल्य और जो इनका निर्गमित मूल्य है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही इसका ब्याज होता है। तो ब्याज इसका लिखा तो नहीं है कि कितना परसेंट होगा, बल्कि जो मूल्यों का अंतर है वही उसका ब्याज बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का ऋण पत्र होता है। तो इस तरह से हमारे ऋण पत्र के इतने ढेर सारे आपने प्रकार को देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों के निर्गमन से आप क्या समझते हैं। एक निर्गमन का एक प्रक्रिया है जिसमें आप ऋण पत्र को निर्गमित नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अलग तरीके से आप ऋण पत्र को दे रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। अब इसे समझिएगा एक एग्जांपल के जरिए। जैसे मान लीजिए कि आपको लोन लेना है, ठीक है, आपको लोन लेना है बैंक से, ठीक है, या फिर बैंक या किसी भी संस्था से अगर आपको लोन लेना है, मान लीजिए आपको जो है लोन लेना है किसी भी संस्था से। हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप किससे लोन ले रहे हैं, आप एक संस्था है जिसका नाम है बैंक, बैंक से लोन ले रहे हैं, ठीक है। अगर बैंक से लोन लेना है और आप अपने आप को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, क्योंकि कंपनी हम समझा रहे हैं ना, तो कंपनी आप मानिए, कंपनी को लोन लेना है किससे, बैंक से। तो बैंक से जब कंपनी लोन लेगा तो उसे कुछ ना कुछ गिरवी रखना होगा। तो जनरली कंपनी जब लोन लेता है तो गिरवी रखता है क्या, एसेट्स को, जो है किसी ना किसी एसेट्स को वो क्या करता है, मॉर्टेज के तौर पे रखता है। मॉर्टेज का मतलब बंधक, ठीक है, गिरवी, ठीक है। किसी ना किसी एसेट्स को जो है मॉर्टेज बनाता है, बंधक रखता है लोन लेने के लिए। ये नॉर्मल प्रक्रिया है कि नहीं, बात रखा जाता है।
ये बात तो सबको समझ में आ रहा है ना भाई। अगर आपको भी लोन लेना होगा तो कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा, है कि नहीं बात। तो जब आप गिरवी रखते हैं तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कंपनी के पास एक ऑप्शन और है। अब कंपनी के पास ये सामान्य तौर पे ऐसा होता है, अब कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी को लोन लेना है, ठीक है, बैंक से लोन लेना है, लेकिन कंपनी अब जो है गिरवी क्या रख रहा है, अब कंपनी गिरवी किसी संपत्ति को नहीं रख रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, एक डिवेंचर को गिरवी रख दे रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, गिरवी किसको रख रहा है, डिवेंचर को गिरवी रख दे रहा है ना बात। गिरवी कौन है, डिवेंचर है। तो यही क्या होगा, इस प्रकार से ऋण पत्रों को निकालना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। लोन ले रहा है कंपनी, उस लोन के पीछे क्या रख रहा है, डिवेंचर को गिरवी रख दे रहा है। और कैसे डिवेंचर को गिरवी रख रहा है, सिक्योर्ड, जो हमारे बंधक सहित ऋण पत्र, यानी इन डिवेंचर के पीछे संपत्ति गिरवी है। यानी संपत्ति गिरवी तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। देखिए लोन के लिए संपत्ति गिरवी है यहां पर भी, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, बीच में डिवेंचर है। बात समझे, बीच में क्या है, डिवेंचर है। इसीलिए डिवेंचर को क्या कहा जा रहा है, सहायक प्रतिभूति। मेन प्रतिभूति नहीं है बल्कि वो सहायक प्रतिभूति है। कंपनी के संपत्तियों की गिरवी रखने के लिए एक प्रतिभूति के तौर पे वहां पे उसको गिरवी रख दिया गया। अब ऑप्शन क्या है, मान लीजिए इस प्रकार से कंपनी लोन लेता है और कंपनी ने उस लोन का भुगतान नहीं किया, तो फिर क्या होगा, बैंक के पास यह अधिकार है कि बैंक इस ऋण पत्र का फिर मालिक हो जाएगा। तो बैंक कंपनी का ऋण पत्र धारी हो जाएगा। पहला तरीका ये है, तो ऋण पत्र धारी हो गया, आप नॉर्मल अपने आप को ऋण पत्र मान लो। या फिर क्या कर सकता है बैंक, या फिर बैंक उस ऋण पत्र धारी बनते ही वो उसकी संपत्तियों को बेच करके भी अपने पैसे को वापस कर लेता है, क्योंकि उसके पीछे तो संपत्ति गिरवी आई, इस ऋण पत्र के पीछे संपत्ति तो गिरवी है, तो उसको भी बेच करके पैसा ले सकता है। तो दो ऑप्शन बैंक के पास बचते हैं। ठीक है, जो भी, और बैंक ही हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, कोई भी संस्था के साथ ऐसा वो कंपनी जो है ऋण पत्र जो है, मतलब जो भी लोन देने वाली संस्थाएं हैं उनके साथ ये काम हो सकता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। अब इसी बात को यहाँ पे कहानी की तरह आप समझिए, सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, सहायक प्रतिभूति का अर्थ होता है अतिरिक्त या द्वितीयक या सहायक प्रतिभूति, एक कोई अतिरिक्त या द्वितीयक या सहायक प्रतिभूति। तो कंपनी बैंकों तथा वित्तीय संस्थान हम जैसे बोला ना, किसी भी अन्य प्रकार के जो संस्थान जो ऋण देते हैं से ऋण लेती है, और बंधक के रूप में मुख्य प्रतिभूति के रखने के अतिरिक्त इन संस्थानों की मांग पर अतिरिक्त या द्वितीयक सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन भी करती है। ठीक है, ऋणदाताओं को इन ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। देखिए, अब जैसे कि कंपनी ने जो है इसके ऋण पत्र निर्गमित कर दिया है, उसको दे दिया है, लेकिन जब तक इस लोन का भुगतान कंपनी कर रहा है, इस लोन का ब्याज दे रहा है, तब तक इसका वो मालिक नहीं हुआ है बैंक वाला। तो अब इस ऋण पत्र का ब्याज उसको नहीं मिलेगा, अभी वो ऋण पत्र धारी नहीं बना, वो तो सहायक प्रतिभूति है ना। ऋण पत्र धारी वो कब बनेगा, जब भुगतान नहीं कर पाएगा तब। ठीक है, तो जब तक ऋण पत्र धारी बैंक नहीं बन जाता या वित्तीय संस्थान नहीं बन जाता, तब तक उस पर ऋण पत्र का ब्याज उसको नहीं मिलेगा। यही बात यहां पर समझा रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है कि ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो ऋण पत्र धारी थोड़ी ना है, क्योंकि इन्हें ऋण की राशि पर ब्याज दिया जाता है, क्योंकि इन्हें जो ब्याज मिलता है वो इनके ऋण की राशि पे मिलता है, जो इन्होंने ऋण दिया हुआ है वो मेन राशि है। उसे जब नहीं चुकाया जाएगा, उस पर जब ब्याज नहीं जाएगा, तब जाके वो आगे की घटनाएं घटेगी। ठीक है, यदि कंपनी वित्तीय संस्थानों को ऋण वापस नहीं कर पाती है, तो ये संस्थान मुख्य प्रतिभूति तथा सहायक प्रतिभूति को बेचकर अपने ऋण की राशि ब्याज सहित को वसूल कर लेते हैं। जब ये संस्थान अपना जो है भुगतान नहीं कर पाता है मूल राशि को, तो या तो इसको बेचकर या फिर जो उसके पीछे की जो संपत्ति है उसको बेच करके क्या कर सकता है, अपना भुगतान ले सकता है। ठीक है, तत्पश्चात शेष बची हुई राशि कंपनी को वापस कर देते हैं, और क्योंकि ज्यादातर इनमें मार्जिन ज्यादा होता है, ठीक है, लोन कम दिया जाता है और यह है ऋण पत्रों की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो हो जाता है, और अगर बहुत ज्यादा मार्जिन है तो बचा हुआ पैसा वापस कर दिया जाता है। ठीक है, इसके विपरीत यदि कंपनी ऋण का भुगतान कर देती है तो ये संस्थान सहायक प्रतिभूति वाले ऋण पत्र को वापस कर देते हैं। और इसके अलावा जब ये हो गया कि कंपनी ने ऋण का भुगतान कर दिया, तो भाई अब वो ऋण पत्रधारी तो नहीं बन सकते, तो ऋण पत्र उनको वापस लौटाना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हमारा क्या है, सहायक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन कहलाती है। नेक्स्ट बात, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋण पत्रों के शोधन से आप क्या समझते हैं, और शोधन की विधियों की व्याख्या कीजिए। हमारा जो है ना, ऋण पत्रों के शोधन को समझना। अब ऋण पत्रों के शोधन का मतलब भुगतान। ठीक है, शोधन का मतलब क्या हो गया, भुगतान। अब कैसा भुगतान, तो ऋण पत्र आपको पता है ना, ऋण पत्र क्या है, ऋण पत्र लोन का प्रमाण पत्र है। ऋण पत्र क्या है, ऋण का प्रमाण पत्र है कि आपने जो है कंपनी को ऋण दिया हुआ है। तो भाई आपने जब कंपनी को ऋण दिया है तो कंपनी उस ऋण को वापस करेगा ना, यानी ऋण पत्रों का शोधन क्या हुआ, यानी आपका जो है ऋण पत्रों का शोधन का मतलब क्या हुआ
ऋण पत्रों का शोधन का मतलब हो गया ना ऋणों की वापसी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी द्वारा ऋण की वापसी, ठीक है, ऋण की वापसी या फिर आप बोल सकते हैं ऋण का भुगतान, ठीक है, यही हो गया इसका मतलब। अब इसी चीज को हम लोग यहां पे समझ लेते हैं, क्या बोल रहा है ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ अगर बोले तो ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ क्या है कि ऋण पत्रधारियों को ऋण पत्र के शोधन यानी भुगतान वापसी द्वारा ऋण पत्र या बंध पत्र के खातों पर देनदारियों से मुक्ति पाना। ये ऐसा लैंग्वेज है जो आपको नहीं समझ में आया तो आप आसान लैंग्वेज में यूज कर लीजिए। यहां पर क्या बता रहा है, ये देखिए थोड़ा सा प्रोफेशनल ज्यादा चला गया है इसमें, ये बात बता रहा है कि ऋण पत्रधारियों के ऋण पत्र के शोधन पर क्या होता है, भुगतान शोधन यानी भुगतान वापसी द्वारा क्या किया जाता है, जो ऋण पत्र या बंध पत्र के खातों पर जो देनदारियां हैं यानी जो कंपनी को उसको पैसा देना है, ठीक है, उन पैसों से वो मुक्ति पाता है, ठीक है, कंपनी दे करके वो पैसा से छुटकारा पा जाता है, अपने आप को मुक्ति पा लेता है, यही होता है, ठीक है। समांतर ऋण पत्रों का शोधन निर्गमन के नियम और शर्तों के आधार पर अवधि समाप्ति पर किया जाता है। समांतर ऋण पत्रों का शोधन कैसे होता है, शोधन होता है जो उसके निर्गमन होता है उस पर जो है शर्त होते हैं, उस पर जो नियम होता है उन्हीं के अधीन इनका जो है शोधन किया जाता है। और शोधन को और आसान भाषा में आप लिख दीजिएगा कि कंपनी द्वारा ऋण पत्रों पर ली गई वापसी को ऋण पत्रधारियों को वापस लौटाना ही ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है। आसान शब्द में जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। आप जरूरी नहीं कि एकदम जो है प्रोफेशनल वर्ड के चक्कर में या किसी चक्कर में आप जो है एकदम हार्ड का सेंटेंस बनाएं, ऐसा नहीं है। आप सिंपल तरीके से लिख देंगे क्या कि कंपनी द्वारा ऋण पत्रों पर ली गई राशि को ऋण पत्रधारियों को वापस करने की प्रक्रिया को ही ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है, आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे। अब होता है कि ये शोधन की कितनी विधियां हैं, तो देखिए ऋण पत्रों के शोधन की टोटल जो है ना ये 5 विधियां हैं, ठीक है। ऋण पत्रों के शोधन की टोटल ये कितनी विधियां, 5 विधियां। पहला एक मुश्त भुगतान विधि, नाम से ही समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा जितना भी पैसा इकट्ठा दे दो ऋण पत्रधारियों को। दूसरा वार्षिक किस्त के भुगतान की थी, इसको लॉटरी विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किस्त में भुगतान होता है, थोड़ा थोड़ा करके जितना भी ऋण पत्र है थोड़ा थोड़ा एक बार में, फिर थोड़ा दूसरे बार में, थोड़ा तीसरे बार में, ऐसे भुगतान होता है। फिर उसके बाद खुले बाजार में क्रय करके अपने ऋण पत्रों को जाकर के खुले बाजार में ही खरीद लो, यानी कंपनी अपने ऋण पत्रों को गया मार्केट से ही खरीद लिया, जब मार्केट से खरीदा कंपनी अपने ऋण पत्र का खुद मालिक हो गया, शोधन हो गया, ऋण पत्रधारियों को उनका पैसा मिल गया। और ये कब अपनाया जाता है, जब बाजार में ऋण पत्र की राशि के अमाउंट कम हो जाएगा और जितना उसका मूलधन है उससे, यानी अगर आपको मूलधन ज्यादा देना है और मार्केट में ऋण पत्र का अमाउंट कम हो गया तो कंपनी क्या करता है, फटाक से अपना ऋण पत्र खरीद लेता है, शोधन जो है फायदे में कर लेता है, ठीक है। फिर अगला परिवर्तन विधि। परिवर्तन विधि में क्या होता है, ऋण पत्रों को चेंज कर दिया जाता है, जैसा आपने पढ़ा परिवर्तनशील ऋण पत्र में ऋण पत्र चेंज कर देना भी तो ऋण पत्र का भुगतान हो गया, अंश में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। और फिर एक निर्धारित अवधि के बाद भुगतान शोधन कोष विधि, ये भी जो है ना, ये भी इसमें भी क्या होता है, एक मुश्त ही पैसा दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इस वाले विधि में और इस वाले विधि में ये अंतर है कि इसमें कंपनी जो है इकट्ठा पैसा दे देता है, कोई पहले से कोई व्यवस्था बना करके नहीं चलता है कि हम एक कोष बना के रखें, धीरे धीरे उसमें पैसा डाल रहे हैं, फिर पैसा हमारे पास इकट्ठा हो गया, फिर हमने काम किया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मम्मी पापा हम लोगों के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या किए थे, वो ऐसे ही नहीं किए हैं कि अपने बच्चों के शादी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए धीरे धीरे हर महीने अपनी सेविंग से थोड़ा थोड़ा पैसा जुटाते हैं, इकट्ठा हो जाता है, फिर बच्चों की शादी में वो इकट्ठा पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या, एक तरह से उन्होंने क्या किया, अपना एक कोष बनाया था, ठीक है, उस खर्चे के लिए। और ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने कभी कोष नहीं बनाया, डायरेक्ट उनके ऊपर बोझ आया, वो डायरेक्ट अपना जितना पैसा है वो इकट्ठा लगा दिया, एक ऐसा भी होता है, ठीक है। तो जो एकमुश्त वाला है वो वही है कि आपके पास पैसा आपने इकट्ठा लगा दिया, कोई कोष वगैरह बना करके नहीं रखा था। और इसमें क्या है, इसमें आपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके, एक शोधन कोष होता है उसमें हम पैसा ट्रांसफर करते रहते हैं और शोधन कोष को विनियोग भी कर दिया जाता है कहीं पे, उससे ब्याज भी मिलता रहता है और पैसा बढ़ता रहता है। तो पैसा ट्रांसफर करते 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 इकट्ठा हो जाता है, फिर जब निश्चित तिथि आता है ऋण पत्र का भुगतान कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये टोटल 5 प्रकार की विधियां हैं, एक एक करके आप समझ लीजिए। वैसे तो हमने समझा ही दिया, लेकिन फिर भी आप एक एक करके समझ लीजिए फटाफट। सबसे पहला एकमुश्त भुगतान विधि, समझ में आ रहा है। इसमें क्या होता है कि इस विधि के अंतर्गत कंपनी की अवधि की समाप्ति के बाद ऋण पत्रधारियों की कुल राशि को एकमुश्त ऋण पत्र का शोधन कर दिया जाता है या विकल्प के रूप में भी भुगतान कर सकती है। इस विधि के अंतर्गत कंपनी को शोधन की तिथि के पूर्व से ही जानकारी रहती है और इसी के अनुरूप कंपनी अपने वित्तीय संस्थानों को नियोजित कर लेती है। इस विधि में ऋण पत्रों को लाभों में से भुगतान किया जाता है। अब ये ऋण पत्रों को लाभों में से भुगतान, ये सब न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, जब न्यूमेरिकल आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। बस इतना समझिएगा कि इस विधि में आप अपने लैंग्वेज में भी बता सकते हैं कि इस विधि में ऋण पत्रों का भुगतान कैसे होता है। जो भी ऋण पत्र की राशि होती है इकट्ठा उस राशि को ऋण पत्रधारी को दे दिया जाता है, ठीक है, पूरा एक बार में भुगतान हो जाता है।
अगला हमारा जो है वार्षिक किस्त विधि, इसको जो है लॉटरी विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पैसा जो है ना टुकड़ों में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए का आपने ऋण पत्र इशू किया था, तो आप 5 लाख रुपए को 1-1 लाख करके 5 बार में दे रहे हैं। तो लॉटरी विधि इसलिए इसको कहा जाता है कि पहला 1 लाख रुपए का भुगतान किन ऋण पत्रधारियों को दिया जाएगा, उसका डिसाइड कैसे होगा, क्योंकि सब तो ऋण पत्रधारी है ना, सब चाहेंगे ना पहले हमको मिले, पहले हमको मिले। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि पहले किसको देना है, तो उसके लिए एक लॉटरी प्रक्रिया होता है, उसके अधीन जिसका नाम आता है उन्हीं को भुगतान किया जाता है, इसीलिए इसको लॉटरी विधि भी कहा जाता है। ठीक बात। तो यहां पर क्या है कि इस विधि के अंतर्गत ऋण पत्रों की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में किया जाता है, हर वर्ष थोड़ा थोड़ा किया जाता है। ऋण पत्र के कुल दायित्व की राशि, ऋण पत्र के दायित्व की कुल राशि को वर्षों की संख्या से भाग देकर वार्षिक किस्त की राशि निकाल ली जाती है। वैसे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी होते हैं, वो डिसाइड किए रहते हैं, और ऋण पत्रों के निर्गमन के टाइम ये सब नियम शर्तें उल्लेख रहता है, उसके अधीन होता है कि किस वर्ष कितना ऋण पत्रों का शोधन किया जाएगा। ठीक है। किन ऋण पत्रधारियों को ऋण पत्रों का भुगतान पहले वर्ष किया जाएगा और किनका दूसरे वर्ष और किसका तीसरे और अंतिम वर्ष किया जाएगा, इस समस्या के समाधान हेतु लॉटरी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। हमने बोला ना भाई पहले किसको दिया जाएगा, डिसाइड होना चाहिए ना, क्योंकि सब तो ऋण पत्रधारी हैं, सब एक ही जैसे हैं, लेकिन पहले किनको भुगतान किया जाएगा इसके लिए लॉटरी निकलता है, और उस लॉटरी के हिसाब से इसमें काम डिसाइड होता है। ठीक है। तो लॉटरी विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब तक कि ऋण पत्रों का शोधन नहीं हो जाता, जब तक पूरा ऋण पत्र का शोधन नहीं जाता तब तक लॉटरी विधि का प्रयोग करके हर बार निकालते रहते हैं। ठीक है। और इस विधि में ऋण पत्रों को लाभों में से भुगतान किया जाता है। वार्षिक किस्त आहरण की रकम एक समान होना आवश्यक नहीं है। देखिए जैसा बोला वार्षिक किस्त निकाला जाता है, बोला है कि संख्या से, वर्षों की संख्या से भाग दे करके, इसीलिए हमने बोला ना ये डिसाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। और लास्ट में देखिए लाइन बोल भी दिया है कि जो वार्षिक किस्त होगा यानी हर बार कितने ऋण पत्रों का भुगतान होगा, ये जरूरी नहीं कि एक समान हो। पहले साल आप जो है, जैसे मान लीजिए 1 लाख का ऋण पत्र का भुगतान करना है, तो पहले साल आप हो सकता है 10,000 करें, दूसरे साल आप 20,000 करें, तीसरे साल आप 30,000 करें, ऐसा करके आप भुगतान कर सकते हैं, आपके मन के ऊपर है। किस्त का निर्धारण मतलब आपके मन के ऊपर, मतलब ये नियम और शर्त पहले से ही उल्लेख होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करके इस चीजों को बताने हैं, है ना बात। तो इस तरह से भुगतान होता है। अब अगला क्या है, अगला अगर हम लोग बात करें खुले बाजार में क्रय करके, अपने ही ऋण पत्र को कंपनी खुद खरीद लेता है, स्कंद बाजार में जाकर के, जो खुला बाजार है उसमें जाकर के, स्टॉक मार्केट और ऋण पत्र बाजार में जाके, प्रतिभूति बाजार में जाके। ठीक है। तो यही प्रक्रिया है हमारा। अब इसमें क्या है, बोला कि जब कंपनी रद्द करने के उद्देश्य से स्कंद विपणि के माध्यम से, ठीक है, स्कंद विपणि के माध्यम से ऋण पत्रों को खरीदती है, तो ऋण पत्रों का क्रय करने और रद्द करने की क्रिया को खुले बाजार से क्रय द्वारा ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं। अपने ही ऋण पत्र को स्कंद विपणि में जाकर के खरीद लिया और ऋण पत्र को रद्द कर दिया, इसी प्रक्रिया को खुले बाजार के क्रय द्वारा शोधन करते हैं। एक कंपनी अपने ऋण पत्रों को खुले बाजार से क्रय करके या तो उन्हें तुरंत रद्द कर देती है या उन्हें निवेश के रूप में रखती है। कंपनी चाहे तो अपने ही ऋण पत्रों को निवेश के रूप में भी रख सकता है, या तो उसे क्रय करने के बाद तुरंत भी रद्द कर सकता है। व्यवहार में एक कंपनी अपने ऋण पत्र को खरीदने की तब इच्छुक होती है जब बाजार में वर्तमान ब्याज दर से ऋण पत्रों की ब्याज दर में काफी अधिक हो। हमने बोला ना कि कोई भी कंपनी अपने ऋण पत्रों को कब खरीदना चाहेगी, जब जितना वो दे रहा है पैसा उससे सस्ता पड़ रहा है वहां पर। तो जब सस्ता पड़ रहा है तो वो अपने ऋण पत्र को खरीद लेगा, उसको फायदा हो जाएगा, है ना बात, वरना नहीं खरीदेगा। ठीक है। तो ये बात है, ये हमारा खुले बाजार की क्रिया होगा। अगला हमारा बात क्या करते हैं, परिवर्तन विधि। अब देखिए परिवर्तन विधि क्या होता है कि परिवर्तन द्वारा ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ ऋण पत्रों के शोधन के नए समतांश या ऋण पत्रों में निर्गमन द्वारा किया जाता है। ये नए समतांश और नए ऋण पत्र सममूल्य यानी प्रीमियम और छूट पर निर्मित किए जा सकते हैं। ऋण पत्रों के शोधन के इस विधि का प्रयोग ऋण पत्रधारियों की इच्छा या निर्गमन की शर्तों के अनुसार किया जाता है। ये बात तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है कि ऋण पत्र जो है उसको परिवर्तित करके भी इसका शोधन किया जा सकता है, और परिवर्तन का विकल्प ऋण पत्रधारी की खुद की इच्छा पे होगा या फिर जैसे भी निर्गमन का शर्त उसके अनुरूप होगा। ठीक है। वैसे शोधन की शर्तें हमेशा निर्गमन के साथ ही कंपनी बता दिया रहता है, तो उसी के हिसाब से शोधन होता रहता है। नेक्स्ट बात हमारा क्या, नेक्स्ट है एक निर्धारित अवधि के बाद भुगतान यानी शोधन कोष विधि। इसमें हमने बता ही दिया क्या होता है। तो बता रहा क्या, एक निर्धारित अवधि के बाद ऋण पत्रों के भुगतान एकमुश्त भुगतान करने हेतु प्रति वर्ष लाभ हानि खाता के आधिक्य से एक निश्चित धनराशि हस्तांतरित करके शोधन कोष बनाया जाता है। हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते हुए शोधन कोष बनाया जाता है। इस कोष को विनियोजित राशि को बाह्य प्रतिभूतियों में निवेश कर दिया जाता है। जैसे हमने बोला ना, आप कोष बनाते हैं और उसे कहीं इन्वेस्ट भी कर देते हैं ताकि और भी लाभ कमाए और भी आपको फायदा हो। ठीक है। तो वही बोला विनियोजित कर दिया जाता है। साथ ही बाह्य प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज को भी बाह्य प्रतिभूतियों में निवेश कर दिया जाता है, और उसके बदले जो ब्याज प्राप्त होता है वो रिसाइकल मतलब बार बार इन्वेस्ट होता रहता है। और इसी वजह से शोधन कोष बड़ा बढ़िया विधि है, अच्छा खासा अमाउंट आपके पास हो जाता है, आपके कंपनी के ऊपर कम लोड पड़ता है, आप आराम से उसका शोधन कर पाते हैं। तो यही बात है, ये हो जाता है। ऋण पत्रों के शोधन के समय निवेशों को बेचा जाता है और प्राप्त राशि का उपयोग करके ऋण पत्र का शोधन कर दिया जाता है। तो इसमें भी शोधन कैसा होता है, हमने बोला ना एक मुश्त यहां भी भुगतान होता है,
बस अंतर क्या है पहले वाले और इसमें में, पहले वाले में आप डायरेक्ट अपने पैसे से पेमेंट कर दे रहे हैं, और इस वाले विधि में आप पहले जितने साल बाद आपको जैसे पता तो होगा कि 5 साल बाद करना है, 8 साल बाद करना है, कब करना है, उतने साल के लिए आप कोर्स में पैसा डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और फिर इकट्ठा हो जाएगा, फिर भुगतान होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हो गए हमारे ऋण पत्रों के भुगतान की सभी विधियां, यानी ऋण पत्रों के शोधन की सभी विधियां, सारी बातें हो गया। यही हमारा ऋण पत्र का सबसे मेन टॉपिक था। लेकिन हमने क्या बोला, लास्ट में आपको कुछ बोनस बताएंगे। बोनस क्या है, देखिए हमारे जो अंश हैं, बोनस क्या है आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि हमारे जो अंश है ना, हमारे जो अंश है उसको लेकर के हम आपको थोड़ा सा बोनस बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो अंश होता है उसमें आपने पढ़ा कि अंश जो है ना, अंश के प्रकार उसमें आपने 2 पढ़ा, अंश के प्रकार में आपने जो है 2 पढ़ा था। कौन कौन सा, पहला पढ़ा था समता अंश, जिसे हम लोग जो है क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर, साधारण अंश भी कहते हैं, और दूसरा आपने पढ़ा था पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, दूसरा आपने क्या पढ़ा था, पूर्वाधिकार अंश, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर या अधिमान अंश भी कहते हैं, ये पढ़ा था। लेकिन समता अंश के अलावा हमारे इन दोनों अंशों के अलावा भी कुछ विशेष प्रकार के निर्गमन की वजह से अंशों के प्रकार होते हैं। अंश मुख्य रूप से यही 2 प्रकार के होते हैं, समता अंश या पूर्वाधिकार अंश, लेकिन अंशों का निर्गमन की जैसी स्थिति होता है उस हिसाब से अंशों के नाम भी बने हैं। जैसे हमारे कुछ और अंश होते हैं विशेष प्रकार के, जिसे हम लोग सबसे पहला हम लोग कहते हैं स्वेट समता अंश, स्वेट या प्रस्वेद। ठीक है, समता अंश एक ये भी होता है, स्वेट या प्रस्वेद समता अंश, ये समता अंश का ये प्रक्रिया है, प्रकार है बोल सकते हैं। ठीक है, निर्गमन की वजह से ये नाम दिया जाता है। एक ये होता है स्वेट इक्विटी शेयर। दूसरा हमारा हम लोग बोल सकते हैं क्या है, अधिकार अंश, ये एक नाम है। ठीक है, अधिकार अंश एक ये नाम है। और हमारा एक और हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, वो क्या है, बोनस अंश। इन तीनों का डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इन तीनों को भी समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है, ये तीनों भी हम आपको समझाते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें स्वेट समतांश की, ठीक है, तो स्वेट का मतलब होता है पसीना। स्वेट जो होता है, प्रस्वेट जो होता है, उसका हिंदी मतलब होता है पसीना। और पसीना किससे होता है, मेहनत से होता है। और मेहनत कंपनी में कौन करते हैं, कर्मचारी, संचालक, यही लोग। ठीक है, तो जिन समता अंशों को कर्मचारी और संचालक, ठीक है, कर्मचारियों और संचालकों के लिए निर्गमित किया जाता है। ठीक है, कर्मचारियों और संचालकों के लिए जो समता अंश को निर्गमित किया जाता है, उन समता अंश को हम लोग क्या कहते हैं, प्रस्वेद समता अंश कहते हैं। ठीक है, जिन समता अंश को कर्मचारियों और संचालकों के लिए निर्गमन किया जाता है, उन समता अंश को हम लोग क्या कहते हैं, प्रस्वेद समता अंश कहते हैं, क्योंकि यही हमारे मेन कंपनी चलाने वाले लोग हैं, तो इसलिए। बात क्लियर है। पहला बात पूछा जाता है कि इसको किसके लिए निर्मित किया जाता है, तो इनके लिए। अब अगला बात करें अधिकार अंश, जिसको राइट शेयर कहते हैं। अब अधिकार अंश क्या होता है, इसका नाम है अधिकार, ये भी एक समता अंश है, और पूर्वाधिकार अंश भी हो सकता है, ये भी है। वैसे मुख्य रूप से ये समता अंश भी होता है। कि इसमें क्या होता है कि इसमें आपको पहले से अधिकार है किसी चीज का। जैसे कंपनी, ऐसा भी होता है कि एक बार अंश का निर्गमन कर चुका है, फिर दोबारा से वो अंश का निर्गमन कर रहा है। ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में। ऑथराइज शेयर था 30,000, कंपनी ने पहले 15,000 किया, फिर दोबारा से फिर 15,000 किया, ऐसे कर सकता है। तो अधिकार अंश क्या होता है, अधिकार अंश ये होता है कि जो पहले से विद्यमान अंशधारियों को उस अंशों को खरीदने का पहला अधिकार होता है। इसी प्रकार के अंश को हम लोग अधिकार अंश कहते हैं। यानी हम पहले से एक कंपनी का अंशधारी हैं और वो कंपनी फिर से अंश निर्मित कर रहा है और उस अंश खरीदने का पहला अधिकार हमारे पास है, तो उस अंश को हम लोग क्या कहेंगे, अधिकार अंश कहेंगे। एक निश्चित अवधि तक अधिकार रहता है, आपने अगर उस विकल्प का प्रयोग किया, आप उस अंश को खरीदें तो आपको हो जाएगा, वरना वो अंश बाहरी लोगों को सामान्य तौर पर बिक जाएगा, है ना बात। तो यही होता है। तो क्या हो गया, अधिकार अंश विद्यमान अंशधारियों को खरीदने का पहला अधिकार। ठीक है, अधिकार अंश क्या होता है, ऐसा अंश होता है जिसे विद्यमान अंशधारियों द्वारा खरीदने का पहला अधिकार होता है। ठीक है, बात समझ में आया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अधिकार अंश कहते हैं। क्लियर बात। इसके बारे में भी पूछा जाता है, ये याद रखना। फिर बोनस अंश क्या है। अब देखिए बोनस अंश, देखिए बहुत आसान है। जब कंपनी अपने कार्य को करता रहता है, समान तौर पर अच्छे तरीके से कर रहा है, तो उसको एक लाभ होता है। लेकिन कभी कभी कंपनी जो है ना, किसी रीजन की वजह से, किसी कारण की वजह से अपने लाभ में अचानक बूस्ट पा लेता है, बहुत ज्यादा उसको लाभ हो जाता है। तो किसी भी कंपनी का अचानक से ज्यादा लाभ प्राप्त करना, वो इसी बात पर निर्भर करता है कि उसके कर्मचारी जी तोड़ मेहनत किए हैं, उसके कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, तभी कंपनी को लाभ होगा। क्योंकि कंपनी चल ही रहा है कर्मचारी की वजह से। कर्मचारी अच्छे हैं तभी कंपनी अच्छा है, कर्मचारी खराब है वरना कंपनी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको समझना है।
कि हमारा जो कर्मचारी है वो किसी महीने बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर लिया, किसी साल बहुत अच्छे लगन से काम कर लिया, तो कंपनी का लाभ बढ़ गया। तो कंपनी क्या करता है, अपने कर्मचारी को और मोटिवेट करने के लिए अपने लाभ से कुछ हिस्सा कर्मचारियों में बांट देता है। उनकी सैलरी के अलावा, वेतन के अलावा कुछ लाभ में से कुछ हिस्सा बांट देता है। वही अतिरिक्त धन को क्या कहते हैं, बोनस कहते हैं। ठीक है, जो कर्मचारियों को वेतन के अलावा जो अतिरिक्त पैसा प्राप्त हो रहा है, लाभ का प्राप्त हो रहा है, वही अतिरिक्त पैसे को क्या कहते हैं, बोनस कहते हैं। अब कंपनी बोनस में जनरली पैसा देता है। ठीक है, बात समझे, यानी डायरेक्ट नगद के रूप में बोनस देता है। लेकिन कभी कभी कंपनी क्या करता है कि वही बोनस का जो नगद के रूप में जो पैसा देना है, वो नगद ना देकर के उतने ही मूल्य का अंश दे देता है। ठीक है, उतने ही मूल्य का क्या करता है, अंश दे देता है कर्मचारी को। तो वही अंश जो है ना, उसी अंश को बोनस अंश कहता है। बात क्लियर हो गया। तो बोनस अंश क्या है, बोनस, नगद बोनस के बदले दिया जाने वाला अंश। ठीक है, बोनस अंश क्या है, नगद बोनस की राशि के बदले दिया जाने वाला अंश। ठीक है, हम इसे जो है छोटे में बता दिए हैं और बाकी समझा दिए। आप लोग इसे अपने लैंग्वेज में बकायदे नोट्स में लिख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये बातें भी पता रहे कि हाँ यार ये 3 भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक बात, ये जनरली आपको वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं, यानी 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे बढ़िया से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। तो ये था आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने जो है ऋणपत्र को पूरी तरह से समाप्त किया। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने ऋणपत्र को समाप्त कर लिया। ठीक है, इसका भी एंड हो गया, साथ ही साथ आपको जो है कुछ अंश के बारे में भी हमने बता ही दिया। तो ये समाप्त हो गया। होमवर्क क्या है आपको पता है, क्योंकि होमवर्क की बात करें तो होमवर्क के तौर पे हम यही बोलते हैं कि ये जो भी सीरीज चल रहा है, इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपको उसे रिवाइज करना है और उसके साथ साथ जो है, उसके साथ साथ ये पूरा का पूरा आपको याद भी कर लेना है। ठीक है, ये हमेशा हम बोलते हैं याद करना है, पक्का याद होना चाहिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक बात। तो चलो भाई, आज की इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, यानी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू, बाय, जय हिंद।